सो हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आपका मेरे चैनल फाइनलिस्ट माइंडसेट में। तो आज हम देखने वाले हैं ओलीवुड लाइव मॉक जो इस वीक में हुए थे, उसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एसएससी में कंटिन्यूअस पूछते हैं और जहां पर मैक्सिमम स्टूडेंट्स घबरा जाते हैं। ठीक है, चलिए एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहला सवाल हमारा है 56 नंबर, जिसमें कहा गया स्क्वायर पिरामिड इज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ अ क्यूब ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर such that the base of a pyramid coincide with the top face of the cube if the lateral surface area of the पिरामिड इज 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द हाइट ऑफ द पिरामिड। ठीक है, तो हम लोग पास मेन डाटा क्या क्या दिया हुआ है। तो जो क्यूब पर पिरामिड बना हुआ है उसका साइड का लेंथ है 10 सेंटीमीटर और वो पिरामिड का जो क्यूब के ऊपर बना हुआ है उसका लेटरल सरफेस एरिया दिया हुआ है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब चलिए एक फिगर हम लोग बना के समझते हैं। तो ये रहा क्यूब और इसके ऊपर ये हम लोग का पिरामिड। तो हम लोग का ये चार साइड जो आप देख रहे हैं, ये फ्रंट, ये राइट हैंड साइड वाला, ये लेफ्ट हैंड साइड वाला, ये बैक, ये चारों साइड का एरिया का सम मिला करके हम लोग के पास है 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग को एक्चुअल में निकालना क्या है। इस सवाल में पूछ रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द पिरामिड, यानी कि हम लोग को ये निकालना है। ये देखिए, ये जो क्यूब के बीच सेंटर में जो हाइट लग रहा है पिरामिड का, वो हम लोग को निकालना है। तो ये निकालने के लिए हम लोग के पास रिक्वायरमेंट क्या क्या है। तो हम लोग को चाहिए होगा सबसे पहला चीज, ये साइड जो कि क्यूब का साइड का मिडिल में टच कर रहा है। ठीक है, तो अगर ये 10 है तो ये ऑटोमेटिक 5 हो जाएगा। ओके, ये h मान लेते हैं हम हाइट को, जो कि हम लोग को निकालना है। इसके अलावा हम लोग को क्या निकालना है, तो इसके अलावा हम लोग को चाहिए ये लेटरल हाइट ऑफ पिरामिड। लेटरल हाइट ऑफ पिरामिड क्यों चाहिए ये आप एक बार समझिए। अगर सवाल समझ में आ गया ठीक से और फिगर आपको दिमाग में सही से बन गया, सवाल बिल्कुल भी टफ आपको नहीं लगेगा, बहुत आसानी से बनेगा। कैसे, तो देखिए, ये हम लोग का बेस, इसके ऊपर ये रहा पिरामिड हम लोग का। ठीक है, अब यहाँ पर ये है इसका हाइट और यहाँ से ये बन जाएगा इसका बेस, जो कि 5 होगा, क्योंकि ये 10 है और इसका मिडिल में ही हाइट बनेगा पिरामिड का, इसीलिए ये 5 होगा, इसका हाफ, 10 का हाफ। ठीक है, अब हम लोग को अगर ये h निकालना है तो इसके सामने से जो ट्रायंगल बन रहा है, इसके सामने मान लीजिए अगर ये ट्रायंगल है, तो ये वाला हाइट इसका हो जाएगा लेटरल हाइट ऑफ द पिरामिड। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा। तो इसको निकालने के लिए हम लोग को अब यहाँ से देखना पड़ेगा। अब सिर्फ हम लोग ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं, क्योंकि ट्रायंगल का हाइट ही पिरामिड का लेटरल हाइट होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो हम लोग के पास क्या क्या गिवन है ट्रायंगल में। तो ट्रायंगल में हम लोग का बेस गिवन है, ये 10 हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और फिर हम लोग का अगर हम लोग इसका एरिया निकाल ले ट्रायंगल का, तो हम लोग इस फॉर्मूला से हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से ट्रायंगल का हाइट निकाल लेंगे, जो कि पिरामिड का लेटरल हाइट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, तो हम लोग को देखिए क्या गिवन था, एरिया लेटरल एरिया ऑफ पिरामिड। तो लेटरल एरिया ऑफ पिरामिड क्या होगा, तो चारों जो ट्रायंगल है उसका सम। तो अगर हम लोग को एक ट्रायंगल निकालना होगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग एक ट्रायंगल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो 200/4 कर देंगे, जो कि हो जाएगा 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, तो ये वाला फॉर्मूला फिर लगा देंगे, जो कि होगा हाफ इंटू बेस हम लोग कितना है 10 इंटू एच। यहाँ पर एच मैं फिर से बता रहा हूँ, ये है पिरामिड का लेटरल हाइट है। इसे मैं इस तरह से एल भी लिख देता हूँ नीचे में, ताकि ये लेटरल हाइट पता चले। इज इक्वल्स टू 50 हम लोग का आया। चलिए अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो एच एल इज इक्वल टू 10 हो जाएगा। तो हम लोग का जो लेटरल हाइट आएगा वो भी 10 ही आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग के पास सब कुछ गिवन है। यहाँ पर हम लोग के पास बेस 5 हो गया और जो लेटरल हाइट है हम लोग के पास ये हम लोग के पास भी 10 हो जाएगा। तो ये क्योंकि 90 डिग्री में ही बन रहा है ये वाला चीज़, तो हम लोग यहाँ पर भी पाइथागोरस यूज कर सकते हैं। जैसे कि लेटरल हाइट का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइट का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, अब लेटरल हाइट हम लोग का क्या होगा, तो लेटरल हाइट हम लोग का हो जाएगा 10 स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। तो एच का स्क्वायर यहाँ पर सिंप्लीफाई अगर हम लोग कर ले, तो 100 माइनस 25 इज इक्वल टू 75 का रूट, जो हो जाएगा 5√3। तो ये हो जाएगा हम लोग का एग्जैक्ट आंसर। ओके, मैं फिर से बता दे रहा हूँ, ये क्यूब बस ऐसे ही दिया हुआ है, आप लोगों को ये समझाना क्यूब के जरिए था कि इसका जो बेस है वो एक स्क्वायर है, तो इसका 10 सेंटीमीटर बेस हो जाएगा। हम लोग का सबसे पहला काम था लेटरल हाइट निकालना, तो लेटरल हाइट हम लोग निकाल दिए।
एरिया को 4 से डिवाइड करके हम लोग 50 लाए और 50 को फिर हम लोग यहाँ पर लेटरल हाइट निकालने के लिए ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा दिए, ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला, जिसमें हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर दिए इज इक्वल टू 50, जिससे हम लोग का लेटरल हाइट आ गया। अब लेटरल हाइट से हम लोग पाइथागोरस लगा करके एक्चुअल हाइट पिरामिड का निकाल दिया, जो कि हम लोग का आ गया 5√3। ठीक है यहाँ तक। चलिए तो अब हम लोग नेक्स्ट सवाल तरफ देखते हैं। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट सवाल में है, अ डिपॉजिट अर्न सिंपल इंटरेस्ट एट 15% पर एनम फॉर द फर्स्ट ईयर आफ्टर द अमाउंट ऑब्टेन्ड एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर is invested for the next 2 year at compound interest of 20% per annum compounded annually. If the final amount is 4140, find the original principal. चलिए तो क्या क्या गिवन है वो हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर गिवन है कि हम लोग फर्स्ट ईयर, देन सेकेंड ईयर एंड देन थर्ड ईयर। ठीक है। अब फर्स्ट ईयर में ऐसा ही लगता है कितना परसेंट का, 15% का। फिर आफ्टर दैट द अमाउंट ऑब्टेन एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, मतलब कि यहाँ से जो भी अमाउंट होगा, मतलब कि जो हम लोग प्रिंसिपल प्लस जो इंटरेस्ट आएगा वो सब को इन्वेस्ट कर दिया जाता है 2 साल के लिए। कहाँ पर, कंपाउंड इंटरेस्ट में 20% का पर एनम पर। तो यहाँ पर भी ये 20% लगेगा और फिर जो यहाँ से मिलेगा वो फिर यहाँ पर 20% लग जाएगा, क्योंकि ये कंपाउंड हो रहा है। तो बेसिकली हम लोग सवाल यही समझ में आया कि पहला साल सिंपल इंटरेस्ट तो लगा, लेकिन इसमें से सारा अमाउंट फिर इसमें डाला गया, एंड देन क्योंकि इसका कंपाउंड इंटरेस्ट आगे लग रहा है तो इसका भी सारा अमाउंट फिर आगे लग जाएगा। ठीक है। तो हम लोग कुछ इस तरह से इसको इजीली बना सकते हैं कि x एक प्रिंसिपल मान लेते हैं हम, इसको पहले 15% का इंटरेस्ट दिलवाएं और फिर 20% का एंड देन अगेन 20% का। तो हम लोग को मिलता है 4140 एज अ अमाउंट। ठीक है। अब हम लोग इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 23/20 इंटू 6/5 टू 6/5 इज इक्वल टू 4140। तो अगर आप लोग को ये प्रॉब्लम हो रहा होगा कि डायरेक्ट हम इसको इस तरह से कैसे लिख दिए, इसको इस तरह से, तो आप हम लोग का टेलीग्राम चैनल में जुड़ करके देखिए। मैं रोज एक कैलकुलेशन का शीट डालता हूँ, उसमें ये सब कुछ दिया हुआ रहता है ताकि आप रोज रिवीजन कर सके और अपना कैलकुलेशन को इम्प्रूव कर सके। ठीक है। तो चलिए इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको काटते हैं, इसको पहले 6 से काटते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 6, 9 एंड 0। ठीक है। फिर से इसको 6 से काटते हैं तो ये हो जाएगा 1, 1 एंड 5। तो हम लोग ध्यान से देखें तो इसका भी ये 5 से कट जाएगा। ठीक है। तो अब प्रिंसिपल जो x है वो इक्वल टू आ जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 20। ओके, जो कि हो जाएगा 125 इंटू 20 इक्वल टू 500। तो ये हो जाएगा हम लोग का एक्चुअल प्रिंसिपल। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा 2500। समझ में आ गया। तो इसका अगर मैं ओवरव्यू दूँ तो मैं क्या किया हूँ कि सबसे पहला साल ये 15% लगा, टोटल अमाउंट उठ करके सेकेंड ईयर में चला गया। ठीक है। यहाँ पर फिर से 20% इसके साथ जुड़ा और फिर क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट है तो इसका भी सारा अमाउंट आगे जाएगा। ठीक है। फिर से 20% लगेगा। तो इसीलिए हम एक प्रिंसिपल को x मान लिए, उसमें पहले 15% का इंटरेस्ट का अमाउंट निकाल दिए, फिर 20% का एंड देन फिर 20% का। इसको सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में लिख दिए एंड देन कंप्लीटली सिंप्लीफाई करके इसका आंसर हम ले आए, जो कि आया 2500, जो कि हम लोग का आंसर हो गया। ठीक है। तो चलिए हम लोग अब नेक्स्ट सवाल को देखते हैं। तो हम लोग का नेक्स्ट सवाल है, कॉसेक अल्फा प्लस कॉस अल्फा बाई कॉसेक अल्फा माइनस कॉस अल्फा इज इक्वल टू 161/93। हम लोग को निकालना है साइन 2 अल्फा। ठीक है। तो जब सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक फॉर्मूला याद कर लेते हैं, जो कि है साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा, मतलब 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है। ये एक फॉर्मूला, आप इसको एज इट इज़ याद कर लीजिए। आप लोग में से बहुत लोग जानते भी होंगे, लेकिन इसको अभी हम लोग यूज़ करने वाले हैं। ठीक है। देखिए, इसको पहले हम लोग नॉर्मली सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो हम लोग इसको इस तरह से लिखते हैं कि कॉसेक अल्फा प्लस कॉस अल्फा बाई कॉसेक अल्फा माइनस कॉस अल्फा इज इक्वल टू 161/93। अब इसको हम लोग इससे मल्टीप्लाई करते हैं और इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है। इसको एकदम बेसिक फॉर्म में हम लोग को ले आना है जितना जल्दी हो सके कि 93 कॉसेक अल्फा प्लस 93 कॉस अल्फा इज इक्वल टू 161 कॉसेक अल्फा माइनस 161 कॉस अल्फा।
ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पर ये कॉस वाला टर्म को हम लोग इधर ले जाते हैं और कॉसेक वाला टर्म को हम लोग इधर ले आते हैं। ठीक है, चलिए तो ये हो जाएगा 93 कॉस अल्फा प्लस 161 कॉस अल्फा इज इक्वल टू 161 कॉसेक अल्फा माइनस 93 कॉसेक अल्फा, जो कि हो जाएगा 254 कॉस अल्फा इज इक्वल टू 868 कॉसेक अल्फा। ओके, अब इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि कॉस अल्फा इज इक्वल टू कॉस अल्फा बाई कॉसेक अल्फा इज इक्वल टू 68/254। अच्छा, हम लोग इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें तो इसको हम लोग थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि कॉस अल्फा और साइन अल्फा, क्योंकि कॉसेक 1/sin होता है तो इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग ध्यान से देखें तो फॉर्मूला हम लोग को निकालना क्या है, तो हम लोग को निकालना है साइन 2 अल्फा, जिसका फॉर्मूला होता है साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 साइन अल्फा और कॉस अल्फा। तो साइन अल्फा कॉस अल्फा तो हम लोग का निकल गया है। ठीक है, तो हम लोग अगर इसमें 2 मल्टीप्लाई कर देते दोनों साइड में तो हम लोग के पास आंसर आ जाएगा। तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 68/127। ओके, तो ये हम लोग का मेन आंसर हो जाएगा 68/127। ठीक है, क्लियर। हम लोग बेसिकली एकदम नॉर्मल चीज ही किए हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, सॉल्व कर दिए तुरंत, और फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दिए ताकि इस फॉर्मूला में ये आ सके, इस फॉर्मूला में, जिसमें हम लोग का आंसर आ गया 68/127। चलिए अब नेक्स्ट वाली तरफ देखते हैं। तो इस सवाल में कहा गया अपू इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज बाट हु इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज कार्ल इफ all of them are work together the work will be completed in 12 days. Apu and Bart worked together for 8 days and then Apu was replaced by Carl. Apu was paid 2000 for his work. How many more days are required to complete the work? देखिए, पहले जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ उसको एक न्यूमेरिकल फॉर्म में हम लाने की कोशिश करते हैं। हम लोग के पास गिवन किसका डाटा है, तो अपू, बाट और एक कार्ल। ठीक है, अब यहाँ पर गिवन है कि अपू इज ट्वाइस एफिशिएंट एज बाट। ठीक है, हु इज ट्वाइस एफिशिएंट एज कार्ल, इसमें सबसे कम कौन है, तो सबसे कम कार्ल है, क्योंकि अपू भी बाट से डबल एफिशिएंट है और बाट भी कार्ल से डबल एफिशिएंट है। तो मान लीजिए हम कार्ल को ही एक्स मान लेते हैं। ठीक है, तो जाहिर सा बात है बाट हम लोग का 2x आ जाएगा एफिशिएंसी के मामले में, हम एफिशिएंसी को कंसीडर कर रहे हैं, तो बाट 2x हो जाएगा, और बाट से भी दुगना है अपू, तो अपू का हो जाएगा 4x। ठीक है, इफ ऑल ऑफ देम वर्क टुगेदर द वर्क विल बी कंप्लीटेड इन 12 डेज। अगर ये सब मिल करके भी अगर काम कर रहा है तो काम जो है 12 दिन में खत्म हो जा रहा है। आप लोग हिंदी में यहाँ पढ़ सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले लोग हिंदी में यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो अब 12 दिन में ये खत्म हो जा रहा है, तो 4x प्लस 2x प्लस x, ये तीनों मिल करके 12 दिन में ये काम को कंप्लीट कर दे रहा है। ठीक है, लेकिन अभी क्या हो रहा है, करंट सिचुएशन में ये हो रहा है कि अपू और बाट मिल करके 8 दिन तक काम करता है। तो अपू और बाट का कितना होगा, 4x प्लस 2x, 4x प्लस 2x 8 दिन तक काम करता है, प्लस अब क्या, उसके बाद अपू रिप्लेस हो जाता है कार्ल से, यानी कि अब अपू नहीं रहेगा, अब सिर्फ कार्ल और बाट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस x। तो ये हम लोग को निकालना है कि कितना दिन तक ये लोग काम करेगा, ये इसको हम लोग d मान लेते हैं। ठीक है, अब तो इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो ये 6 और एक 7, 7 गुना 12 84। ठीक है, 84x इज इक्वल टू 4 प्लस 2 6 इंटू 8 48x प्लस 3x इंटू डी। ठीक है, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पर डायरेक्ट x को तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट कर देते हैं क्योंकि सब जगह x है। ओके, अब ये लिखाएगा 84 इज इक्वल टू 48 प्लस 3d। इसको सॉल्व करें हम लोग तो ये हो जाएगा 84 माइनस 48 इज इक्वल टू 3d, ये 36 इज इक्वल टू 3d और d इज इक्वल टू 12, यानी कि 12 एक्स्ट्रा डेज ये लोग काम करेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 12। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग पहले एफिशिएंसी को निकालिए जैसा कि सवाल में दिया हुआ था, उसके बाद तीनों को मिला करके 12 दिन काम करता है, इसलिए तीनों का एफिशिएंसी जोड़ करके हम लोग 12 से मल्टीप्लाई कर दिए। उसके बाद अगला केस में अपू और बाट मिल करके
8 दिन काम करता है, तो इसीलिए 8 से पहले गुना किए प्लस फिर अपू जो है रिप्लेस हो जाता है कार्ल से, तो अब तो कार्ल और बाट का मिला करके हम लोग एफिशिएंसी जोड़ दिए और फिर डी से मल्टीप्लाई कर दिए, जो कि आगे एक्स्ट्रा दिन ये लोग काम करने वाला उसको देखते हुए एक्स को सब जगह कॉमन था इसलिए काट दिए एंड देन सॉल्व कर दिए, जो कि हम लोग का आंसर आ गया 12। ये होगा इसका आंसर। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले सवाल तरफ देखते हैं। तो अगला सवाल में हम लोग को बोला जा रहा है, by selling 45 meter of cloth a shopkeeper makes a profit of equivalent to the selling price of 15 meter of cloth. Find the selling price of 1 meter of cloth when the cost price of 1 meter of cloth is 840. देखिए सवाल बोल रहा है सेलिंग प्राइस ऑफ 45 मीटर ऑफ क्लॉथ, ठीक है, मेक्स प्रॉफिट इक्विवेलेंट टू सेलिंग प्राइस ऑफ 15 मीटर ऑफ क्लॉथ, यानी कि अगर हम 45 मीटर कपड़ा बेचते हैं तो फिर वो इक्वल होगा 15 मीटर कपड़ा जो कि बेचने का रेट में, उसका प्रॉफिट हम लोग कमा लिए। इसको इक्वेशन में हम लोग किस तरह से लिख सकते हो, देखिए उससे ज़्यादा समझ में आएगा कि 45 मीटर सेलिंग प्राइस में इज इक्वल टू 45 मीटर कॉस्ट प्राइस प्लस 15 मीटर सेलिंग प्राइस। फिर से इसको समझने की कोशिश कीजिए कि कहना क्या चाह रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि 45 मीटर अगर हम ये शॉपकीपर कुछ बेच रहा है, ठीक है, तो 45 मीटर कॉस्ट प्राइस का रेट तो कवर कर ही रहा है, प्लस प्रॉफिट में 15 मीटर का सेलिंग प्राइस भी कवर कर रहा है। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग को ये बताना है कि सेलिंग प्राइस क्या होगा 1 मीटर ऑफ क्लॉथ का, अगर 1 मीटर क्लॉथ का कॉस्ट प्राइस जो है वो 840 दिया हुआ है। ठीक है, चलिए यानी कि अगर हम लोग ये दोनों का रेशियो निकाल दे तो डायरेक्ट इसका आंसर निकल सकता है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। इसको आगे हम लोग लिख सकते हैं 45s माइनस 15s इज इक्वल टू 45c। ओके, 30s इज इक्वल टू 45c। तो s और c का जो हम लोग का रेशियो आ जाएगा वो हो जाएगा 45/30। इसको अगर सिंप्लीफाई कर तो हो जाएगा 3/2। तो हम लोग का देखिए यहाँ पर सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो आ गया। हम लोग के पास कॉस्ट प्राइस गिवन है 840, तो अगर हम इसमें 420 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा 840। ठीक है, यानी कि ये कॉस्ट प्राइस हो गया। तो उसी तरह से अगर हम लोग सेलिंग प्राइस में भी 420 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा 1260। ठीक है, ये हो जाएगा हम लोग का सेलिंग प्राइस। ओके, 1260 ऑप्शन में, हाँ ये ठीक है। मैं फिर से बता दे रहा हूँ, 45 मीटर ऑफ क्लॉथ तो बेचने वाला रेट मेरा था, ठीक है, वो प्रॉफिट बना रहा था 15 मीटर क्लॉथ का बेचने का रेट में ही। हम लोग क्या किए कि 15 मीटर सेलिंग प्राइस से पहले मल्टीप्लाई कर दिए। ठीक है, तो वो कॉस्ट प्राइस को तो कवर कर ही रहा है, साथ में प्रॉफिट भी बना रहा है 15 मीटर का, और फिर उसको सिंप्लीफाई करते गए जिससे कि हम लोग का रेशियो आ गया 3/2 सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का। क्योंकि हम लोग कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 840, ठीक है, वो क्या से मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है, तो 420 से मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है, तो उतना ही हम लोग मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं सेलिंग प्राइस से, तो हम लोग का सेलिंग प्राइस भी आ जाएगा, जो कि हम लोग का हो जाएगा 1260। होपफुली आप लोगों को ये समझ में आ रहा हो। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल तरफ देखते हैं। चलिए, तो हम लोग का नेक्स्ट सवाल बोल रहा है, if the length of rectangle is decreased by 10% and the breadth is increased by 25%, the area becomes 5760, find the original area of the rectangle। तो देखिए हम लोग ये कंसीडर कर लेते हैं कि ओरिजिनल एरिया जो होगा रेक्टेंगल का वो L इंटू बी होगा। ठीक है, अब देखिए अगर हम लोग ओरिजिनल एरिया को सबसे पहले 10% से यहाँ पर डिक्रीज हुआ तो 10% से डिक्रीज कर लेते हैं। होपफुली आप लोग को पता चल रहा होगा ये रेशियो फॉर्म में हम क्यों लिख रहे हैं। ठीक है, परसेंटेज जो लोग भी पढ़े होंगे ये समझ में आ रहा होगा कि 10% घटाने पर हम क्यों 9/10 लिख रहे हैं। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर एक बार जुड़ करके देखिए, रोज मैं एक कैलकुलेशन शीट देखता हूँ, उसको आप कंप्लीट कीजिए। ठीक है, इससे आपका कैलकुलेशन स्पीड भी बढ़ेगा और इस तरह का जितने भी रेशियो वाले सवाल आते हैं या परसेंटेज के सवाल आते हैं उसमें बहुत ज़्यादा कमांड आपका बढ़ेगा। ठीक है, तो चलिए ये 10% डिक्रीज हुआ तो 9/10 लिखा गया। अब यही जो है वो 25% इंक्रीज भी करता है, तो 25% इंक्रीज करने के लिए 5/4 लिख देते हैं, इज इक्वल टू इंक्रीज करके क्या बन जा रहा है, तो 5760 बन जा रहा है। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसको काटते हैं, 9 से करने पर 640 आ रहा है और फिर से 5 से करने पर 128 आ रहा है। ठीक है, तो L इंटू बी हम लोग का आ जाएगा, तो L इंटू बी हम लोग का आ जाएगा 128
इंटू 4 इंटू 10, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 5120। ये हम लोग का ओरिजिनल एरिया आ जाएगा, जो कि है ये, ठीक है। होपफुली आपको समझ में आ रहा हो कि सबसे पहले हम ओरिजिनल जो भी एरिया था वो ले लिए, उसके बाद 10% डिक्रीज कर दिए जैसा कि बोला गया था सवाल में, और फिर 25% इंक्रीज कर दिए वो जो कि सवाल में बोला गया था। देन सिंप्लीफाई कर दिए, जो कि हम लोग का आंसर दे दिया 5120। ये हो गया हम लोग का आंसर। चलिए अब हम लोग अपना नेक्स्ट सवाल तरफ देखते हैं। तो हम लोग का नेक्स्ट सवाल है, द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए एंड बी लाइज ऑन द लाइन वुज स्लोप इज -1। इफ द लाइन पासेस थ्रू दैट मिड पॉइंट, व्हाट इज इट्स इक्वेशन जनरल फॉर्म। सबसे पहले एक लाइन हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। ये रहा एक लाइन, इसका एक पॉइंट है ए 19 और दूसरा है बी 73। अब ये कह रहा है कि एक लाइन खींचा गया है मिड द लाइन पे, तो ये देखिए यहाँ मिड पॉइंट पर, पॉइंट को हम लोग मान लीजिए ओ मान लेते हैं, तो इसका कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएगा, तो कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 7 + 1/2 यानी कि 8/2 4, और उसी तरह से 3 + 9 12/2 यानी कि 6। ये हो जाएगा मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स। अब बोल रहा है इसका जो स्लोप है यानी कि m है ये -1 है। अच्छा स्लोप क्या होता है ये आप पहले समझ लीजिए। तो हर एक लाइन का एक स्लोप होता है जिसका कि फॉर्मूला होता है, रुकिए मैं लिख देता हूँ, जिसका कि फॉर्मूला होता है स्लोप, जिसको कि हम लोग m से भी रिप्रेजेंट करते हैं, वो होता है y - y1 बाई x - x1, ठीक है। ये होता है हम लोग का स्लोप का फॉर्मूला। इसको कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर हम लोग देते हैं जैसे कि अगर सेम फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर यूज करें तो यहाँ हो जाएगा m = y - y1 बाई x - x1। m = -1 इज इक्वल टू y माइनस, यहाँ पर देखिए y में क्या लिखा हुआ है 6, तो 6 एंड देन क्योंकि हम लोग इस लाइन का स्लोप को कंसीडर कर रहे हैं, ये वाला लाइन को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, ओके। इसलिए इसका हम लोग को इक्वेशन निकालना है, तो इसका एक पॉइंट को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। तो x माइनस x क्या दिया हुआ है 4, तो 4। अब इसको हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई अगर करें तो ये हो जाएगा -x + 4 इज इक्वल टू y - 6। ये हो जाएगा x + y - 10 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा हम लोग का आंसर, ठीक है। ये ऑप्शन में कहाँ है, ये सी नंबर हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। मैं फिर से सवाल को थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ कि हम लोग को 2 पॉइंट दे दिया गया है ए और बी, ठीक है, एक लाइन का, जिसका कि मिड पॉइंट से एक लाइन खींचा जा रहा है जिसका स्लोप है -1, ठीक है। स्लोप का फॉर्मूला मैं यहाँ बता चुका हूँ कि क्या होता है, तो वही फॉर्मूला मैं यहाँ पर पुट कर दिया हूँ, m = y - y1 बाई x - x1, ठीक है। स्लोप की जगह -1 लिख दिया, फिर y - 6 जो कि ये मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स था, एंड देन x - 4 जो किसी के कोऑर्डिनेट्स था, एंड देन उसको सॉल्व कर दिया और हम लोग का आंसर आ गया, सी नंबर इसका आंसर होगा, ठीक है। होपफुली आप लोग समझ में आ रहा होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल तरफ देखते हैं। हम लोग का नेक्स्ट सवाल बोल रहा है, इफ एंगल बिटवीन टू टेंजेंट ड्रॉन एन एक्सटर्नल पॉइंट m to a circle of radius x, the center O is 60 degree, then find the value of x OM is equal to 635 सेंटीमीटर। देखिए सबसे पहले फिगर बना लेते हैं, एक सर्कल जिसका कि 2 टेंजेंट एक्सटर्नली m पॉइंट पर मीट कर रहा है, जिस सेंटर में O है, और यहाँ पर एंगल बना रहा है ये 60 डिग्री, ठीक है। यहाँ तक सब कुछ बढ़िया। अब इसका जो रेडियस है वो x है, तो हम लोग को वैल्यू निकालना है। ओ एम का दिया हुआ है, यानी कि ये लाइन का हम लोग को वैल्यू दिया हुआ है कितना 635, ओके। हम लोग को निकालना क्या है, हम लोग को निकालना है x, ये वाला चीज निकालना, हम लोग रेडियस निकालना है। सबसे पहले हम लोग वो चीज देख लेते हैं जो कि हम लोग को पता है। तो क्योंकि टेंजेंट और रेडियस का मीट हो रहा है तो ये 90 डिग्री बनेगा, ठीक है। फिर यहाँ पर वो टेंजेंट के बीच में अगर कोई लाइन मीट करता है सेंटर को तो वो बाइसेक्ट करता है उस एंगल को, ये बात तो सबको पता, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। अगर हम लोग सिर्फ ये वाला ट्रायंगल को कंसीडर करें, ये वाला ट्रायंगल को अगर हम लोग कंसीडर करें, इसका नाम भी मैं देता हूँ, ये ए देते, तो हम लोग एम और ओ ट्रायंगल को हम लोग अगर कंसीडर करें, यहाँ पर हम लोग देखें तो यहाँ पर साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू x बाई 635 हो जाएगा। इसमें ये रहा 30 डिग्री
और ये रहा इसका परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेनस है, ये 90 डिग्री के सामने ये हाइपोटेनस हो जाएगा, तो यहाँ पे x बाई 635 हो जाएगा। अब साइन 30 डिग्री क्या होता है, तो 1/2 इज इक्वल टू एक्स बाई 635, तो x इक्वल टू हम लोग का हो जाएगा 3, 1 एंड 7.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हम लोग का हो जाएगा x रेडियस, हम लोग का आंसर हो जाएगा ये 117.5। समझ में आया? हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा कुछ नहीं किए हैं, बस एक लाइन बीच में है OM जो कि गिवन है 635, एक रेडियस को x मान लिए हैं यहाँ पर, क्योंकि जो टेंजेंट है और रेडियस मीट कर रहा है इसलिए यहाँ 90 डिग्री बन जाएगा, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसका जो एंगल है उसको कंसीडर कर सकते हैं यहाँ पर साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू एक्स बाय हाइपोटेनस 635। हाइपोटेनस ये क्यों है, क्योंकि ये 90 डिग्री के सामने है। ठीक है, इस ट्रायंगल में ये 90 डिग्री के सामने इसलिए हाइपोटेनस है। यहाँ पर साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू एक्स बाई 635 है। तो अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये ऑटोमेटिक रेडियस इज इक्वल टू 317.5 आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो नेक्स्ट सवाल है होल अंडर रूट 13 प्लस 4 अंडर रूट 10 माइनस होल रूट ऑफ 13 माइनस 4 रूट 10। ठीक है, तो इसको हम लोग पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, सिर्फ इतना टर्म को। ठीक है, तो इस तरह का जितने भी सवाल आते हैं ये खुद में ही पहले सिंप्लीफाई होता है जो होल रूट में रहते हैं। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। ये कुल मिला के हो जाएगा, मान लीजिए 13 प्लस 4 रूट 10 हम लोग देखें, तो इसको हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके इस तरह से लिख सकते हैं कि 13 प्लस 2 इंटू 2 रूट 10। तो ऐसा हम लोग इसको क्या करें कि दो पार्ट में बंटने के बाद वो दोनों का स्क्वायर का सम इज इक्वल टू 13 आ जाए। ठीक है, देखिए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, आपको सॉल्व करने के बाद समझ में आएगा। देखिए मान लीजिए ये 13 है, इसको हम लोग किस तरह से तोड़े कि वो दोनों का स्क्वायर का सम वो 13 आ जाए। तो ये हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू रूट 5। हम लोग अगर ध्यान से देखें तो इसका स्क्वायर अगर हम लोग कर दे तो 8 आ जाएगा, और इसका स्क्वायर अगर हम लोग कर दे तो 5 आ जाएगा, जिसका सम होता है 13। तो यहाँ पर 13 हो जाएगा। ठीक है, तो लेकिन आगे कैसे बढ़े, अच्छा ये चीज़ आपको पहले पता कैसे चलेगा कि इसी में तोड़ना है, तो ये सिर्फ आप प्रैक्टिस से ला सकते हैं। ठीक है, ये आपको खुद समझना पड़ेगा कि क्या क्या हम किस तरह से इसको तोड़ेंगे, ये 13 का सम होकर के आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आगे क्या तोड़ना, तो हम लोग यहाँ 8 प्लस 5 प्लस 2 इंटू 2 रूट 2 इंटू रूट 5 लिख सकते हैं। इसी चीज़ को हम लोग 2 रूट 2 प्लस रूट 5 स्क्वायर में रहेगा दोनों, प्लस 2 इंटू 2 रूट 2 इंटू रूट 5 लिख सकते हैं, जो कि सॉल्व होकर के 2 रूट 2 प्लस रूट 5 का होल स्क्वायर आ जाएगा। इसका तो आप फॉर्मूला जानते ही होंगे, मैं अभी कौन सा लगाया ये लिख देता हूँ फ्री में। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये एक बहुत ही नॉर्मल सा फॉर्मूला जो कि सब जानते होंगे। ठीक है, तो ये तो आ गया इसका इक्वल टू, अगर यही मैं माइनस बीच में रखता तो इसके बीच में माइनस आ जाता, यानी कि 13 माइनस 4 रूट 10 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 रूट 2 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, आप सॉल्व करके देख लेना, ये यही आएगा। ओके, अब अगर मैं इसके इस अंडर रूट में ये दोनों को पुट करूं, मान लीजिए मैं यहाँ पर भी इसका अंडर रूट पूरा तरह से कर देता हूँ, ये अंडर रूट में, और सेम चीज मैं यहाँ पर भी अगर अंडर रूट में कर देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर है होल रूट में, तो इसका आ जाएगा 2 रूट 2 प्लस रूट 5, और यहाँ भी आ जाएगा 2 रूट 2 माइनस रूट 5। ठीक है, तो अब इसके आगे क्या, इसके आगे कैसे सॉल्व करना, इसका आगे कुछ नहीं, बस डायरेक्ट पुट कर देना, अब बीच में माइनस रहेगा। ठीक है, तो ये इस तरह से आ जाएगा कि रूट 13 प्लस 4 रूट 10 माइनस रूट 13 माइनस 4 रूट 10 इज इक्वल टू 2 रूट 2 प्लस रूट 5 और माइनस 2 रूट 2 माइनस रूट 5। ओके, सॉल्व होकर के हो जाएगा 2 रूट 2 प्लस रूट 5 माइनस 2 रूट 2 प्लस रूट 5, ये कट जाएगा और आंसर आ जाएगा हम लोग के पास 2 रूट 5।
ये हम लोग का हो जाएगा एग्जैक्ट आंसर, जो कि डी नंबर है। ठीक है, समझ में आ गया। ये देखने में जितना बड़ा लग रहा है इतना बड़ा है नहीं, ये समझाने में बहुत ज़्यादा समय लगा दिया। आप लोग जब इसका प्रैक्टिस कर लोगे ये बहुत ही आराम से बन जाएगा। 40 to 45 सेकंड का ये सवाल है, उससे ज़्यादा इसमें नहीं लगने वाला है सवाल बनाने में। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग का सारा जो इम्पोर्टेंट सवाल था इस वीक का ओली बोर्ड का लाइव टेस्ट का, वो मैं सब कुछ कवर कर दिया हूँ। अगर आप लोग को इसके अलावा और भी कोई सवाल था जो कि आप लोग को टफ लगा या फिर आप लोग चाहते हो कि उसे भी मैं सॉल्व करूं, तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता देना। तो इसी के साथ हमारा सवाल ख़त्म हुआ। आगे अगर किसी को भी मैथ के किसी फ्री रिसोर्सेज की ज़रूरत हो या रीजनिंग का फ्री रिसोर्सेज की ज़रूरत हो, इंग्लिश का फ्री रिसोर्सेज की ज़रूरत हो, आप लोग समझ में ना आ रहा हो कि कैसे हम लोग फ्री में सब सारा सिलेबस कंप्लीट करेंगे तीनों सब्जेक्ट का, तो आप लोग मेरा एक वीडियो देख सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आप लोग वहाँ से इन वीडियोज़ को देख करके सारे जो भी एसेट्स है वो कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप लोग किसी तरह का डाउट हो एसएससी से रिलेटेड या फिर कोई भी मैथ से रिलेटेड कोई भी सवाल हो जो कि आपको इंस्टेंटली आपको सॉल्व करवाना हो, तो आप लोग हमारे डिस्कशन ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको सारे सवालों का जवाब सिलेक्टेड ऑफिसर्स के द्वारा दिया जाएगा। और इसका जो पीडीएफ होगा, जो भी मैं यहाँ पर डिस्कस किया हूँ एनोटेशन के साथ, आपको पीडीएफ इस टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से मैं हर वीक जो भी लाइव मॉक होगा ओली बोर्ड का, उसका सारे इंपॉर्टेंट सवाल मैं लाता रहूँगा। अगर आप लोग चाहें तो हमारे यूट्यूब चैनल में ज्वाइन कर सकते हैं और इस सीरीज़ को कंटिन्यू कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज, गुड बाय, टेक केयर।